हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास इत धन है, धन आस से बना है। इत का मतलब ऐसा, ह का मतलब निश्चित ही, आस का मतलब था या घटित हुआ। इतिहास की परिभाषाएं। हेरोडोटस के अनुसार, हेरोडोटस हिस्टोरिका इनका ग्रंथ है, हिस्टोरिका में हेरोडोटस परिभाषा दिए हैं। सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। और हेरोडोटस विश्व में इतिहास के जनक माने जाते हैं। महर्षि वेद व्यास भारत में इतिहास के जनक। अगर हिंदी विषय में पूछा जाता है तो महर्षि वेद व्यास को बताना है भारत में इतिहास के जनक। तो इनकी परिभाषा है, इनके द्वारा रचित महाभारत इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। इन्होंने इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा है, धर्मार्थ काम मोक्षेष उपदेश समन्वितम सत्याख्यानम इति इतिहास मुच्यते। धर्म अर्थ काम मोक्ष के उपदेश से युक्त सत्य आख्यान ही इतिहास कहलाता है। आख्यान का मतलब होता है वर्णन। अगला है कार्लाइल की परिभाषा है, इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। दृष्टांत का मतलब उदाहरण है। अगला है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन का है परिभाषा है, इन्होंने इतिहास की परिभाषा विकासवादी दृष्टिकोण के अनुसार देते हुए कहा है कि सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का प्रतिबिंब होता है। इस आंतरिक विकास प्रक्रिया को खोजने का नाम ही इतिहास है। अगला है हीगल की परिभाषा, इतिहास केवल घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है, अपितु घटनाओं के पीछे कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान होती है। इसी कार्य कारण श्रृंखला को खोजने का नाम इतिहास है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनका है, कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। अगला है डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है। और ये डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा यथार्थवादी दृष्टिकोण से दी गई परिभाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी परिभाषा है, प्रत्येक युग का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह चित्तवृत्ति प्रत्येक युग में बदलती रहती है। बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। चित्तवृत्ति का मतलब होता है हृदय की आदत। इतिहास लेखन की पद्धतियां। इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो चलिए, पहला है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम का मतलब हुआ वर्ण प्लस अनुक्रम, कहने का मतलब वर्णों के आधार पर। तो वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का परिचय वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम से दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। वर्णों के अनुक्रम से। यह अमनोवैज्ञानिक व सबसे प्राचीन पद्धति है। इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति कौन सी है? वर्णानुक्रम पद्धति, और अमनोवैज्ञानिक पद्धति भी है। गाथा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर इसी पद्धति को अपनाए। दूसरा है कालानुक्रम पद्धति। काल प्लस अनुक्रम से बना है कालानुक्रम। कालानुक्रम पद्धति सबसे लोकप्रिय पद्धति है।
रचनाकारों का परिचय जन्म काल के अनुक्रम के आधार पर दिया जाता है। इसमें ये भी अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। यह इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय व प्रचलित पद्धति है। यह पद्धति सर्वश्रेष्ठ पद्धति नहीं है, लोकप्रिय और प्रचलित है, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्धति ये नहीं है। ग्रियर्सन ने सबसे पहले इस पद्धति को अपनाया। तो इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान ग्रियर्सन हैं। और किसमें किए हैं? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। इसके बाद आलोचनात्मक पद्धति, वह पद्धति जिसमें रचनाकारों के परिचय से ज्यादा रचनाकारों के गुण दोष बताने पर बल दिया जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सबसे पहले इस पद्धति को अपनाया हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में। अगला है वैज्ञानिक पद्धति। तो वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं? तो देखिए, शास्त्रीय मान्यताओं, भाषा विज्ञान आदि के आधार पर रचनाकारों का मूल्यांकन किया जाता है। हिंदी में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में किया। अगला है समाजशास्त्री पद्धति, वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का मूल्यांकन उनके द्वारा समाज को प्रभावित करने के आधार पर किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने तीनों इतिहास ग्रंथों में इसी पद्धति को अपनाया है। तो तीनों ग्रंथ हैं इनके: हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953। अगला है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। यह पद्धति इतिहास लेखन की नवीनतम व सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। कौन सी? विधेयवादी। इस पद्धति में रचनाकार का जाति, वातावरण, क्षण युग विशेष की प्रवृत्ति, भाषा का विकास क्रम, शास्त्रीय मान्यताओं, रचनाकार की समाज को देन आदि सभी आधारों पर रचनाकार का मूल्यांकन किया जाता है। यह पद्धति सभी पद्धतियों का मिश्रण भी कहा जा सकता है। दोहरा नामकरण इस पद्धति की विशेषता है। दोहरा नामकरण विधेयवादी पद्धति की विशेषता भी है। इस पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम विश्व में तेन ने किया। तेन को आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास में इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं, इसको देख लेते हैं। तो इस इतिहास के स्रोत हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इतिहास के स्रोतों को दो भागों में बांटा है। पहला अंतः साक्ष्य, दूसरा बाह्य साक्ष्य। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अंतः साक्ष्य को अधिक प्रमाणिक माना। तो इतिहास के स्रोत हैं, निम्नलिखित हैं। जैसे क है 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता, जो कि गोकुलनाथ लिखे हैं। 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ लिखे हैं 1625 विक्रम संवत में। और ये दोनों गद्य रचनाएं हैं। ये दोनों रचनाएं गद्य में हैं। इनमें पुष्ट मार्ग में दीक्षित भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। सूरदास के बारे में सबसे अधिक जानकारी 84 वैष्णव की वार्ता से मिलती है। अगला है भक्तमाल नाभादास, नारायण दास भी इनको कहा जाता है। भक्तमाल नाभादास या नारायण दास लिखे हैं।
रचना काल 1642 विक्रम संवत। इसके बारे में विशेष तथ्य है, इसमें 316 छप्पे छंदों में 200 भक्त कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। 116 राम भक्त कवि हैं, 84 कृष्ण भक्त कवि हैं। इस रचना में नारायण दास ने तुलसी को सबसे बड़ा कवि माना। नारायण दास ने इसमें तुलसी को सबसे बड़े कवि के रूप में माने हैं। अगला है मूल गोसाई चरित बेणी माधव दास या बेणी माधव दास। मूल गोसाई चरित बेणी माधव दास, जो कि ये तुलसी के शिष्य थे, बेणी माधव दास। रचना काल है 1687 विक्रम संवत। भाषा अवधि। इस रचना में दोहा, चौपाई, त्रोटक छंदों में तुलसी का जीवन परिचय दिया गया है। इसमें तुलसी की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। वो अतिशयोक्ति का मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। इसी रचना के आधार पर मानस का हंस लिखा गया। मानस का हंस किसके आधार पर लिखा गया? मूल गोसाई चरित के आधार पर। अगला है भक्त नामावली ध्रुवदास। भक्त नामावली ध्रुवदास लिखे हैं। रचना काल 1698 विक्रम संवत। पद्य रचना है 116 भक्त कवियों का परिचय। अंतिम नाम नाभादास का। भक्त नामावली ध्रुवदास लिखे हैं, अंतिम नाम नाभादास का इसमें है। अगला है कविमाला हरिराय तुलसी। कविमाला हरिराय तुलसी। ये तुलसी वो तुलसी नहीं है जो रामचरितमानस लिखे हैं, ये तुलसी अलग है। रचना काल 1712 विक्रम संवत। कविमाला हरिराय तुलसी, इसमें 74 कवियों का परिचय है। अगला है कालिदास हजारा। कालिदास त्रिवेदी रचनाकार हैं। रचना काल है 1775 विक्रम संवत और वर्ण विषय है इसका 212 भक्त कवियों के 1000 पदों का संकलन। शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ यह रचना है। शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ कौन सा है? कालिदास हजारा शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ है। अगला है काव्य निर्णय भिखारीदास। काव्य निर्णय भिखारीदास रचनाकार हैं इसके। रचना काल है 1782 विक्रम संवत। मुख्यतः रीति ग्रंथ है, किंतु कुछ इतिहास विषयक जानकारी भी इसमें मिलती है। अगला है कवि नामावली सूदन। कवि नामावली सूदन रचनाकार। रचना काल है विक्रम संवत 1810। इस रचना में 10 कवित्व छंदों में 10 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। 10 कवित्व छंदों में 10 कवियों का परिचय दिया गया है। अगला है राग सागरोद्भव राग कृष्णानंद। राग सागरोद्भव राग कृष्णानंद रचनाकार हैं। रचना काल 1900 विक्रम संवत। इस रचना में सबसे अधिक कृष्ण भक्त कवियों का परिचय दिया गया है, साथ ही उनकी रचनाओं की समीक्षा भी की गई है। अगला है श्रृंगार संग्रह सरदार कवि। श्रृंगार संग्रह सरदार कवि रचनाकार हैं। रचना काल है विक्रम संवत 1904। इसमें 125 से अधिक रचनाकारों का परिचय, उनकी रचनाओं के उदाहरण, काव्यांगों की भी विवेचना है। अगला है कविरत्नमाला मुंशी देवी प्रसाद। कविरत्नमाला मुंशी देवी प्रसाद। रचना काल है 1968 विक्रम संवत। वर्ण विषय है इसका राजस्थान के 108 रचनाकारों का परिचय, उनकी कवित्व एवं सवयों का संग्रह है। इस रचना के 2 भाग हैं। अगला है गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज। रचनाकार हैं ब्रिग्स या ब्रिग्ज। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज, ब्रिग्स या ब्रिग्ज। रचना काल है 1955 विक्रम संवत। अब चलते हैं हिंदी में इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी में इतिहास लेखन की परंपरा को देखते हैं।
पहला है गार्शा द तासी, जो कि फ्रेंच विद्वान है। गार्शा द तासी फ्रेंच विद्वान है। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी रचना है। इस्तवार का मतलब हिस्ट्री, लिटरेचर हिंदुई, हिंदुस्तानी। तो अर्थ हो जाएगा पूरे का हिंदुस्तानी व हिंदवी साहित्य का इतिहास। प्रकाशन वर्ष, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का प्रकाशन वर्ष है प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण, 2 संस्करण में ये प्रकाशित हुआ है। तो प्रथम संस्करण के 2 भाग हैं, द्वितीय संस्करण के 3 भाग हैं। प्रथम के 2 भाग हैं, द्वितीय के 3 भाग हैं। तो प्रथम संस्करण का प्रथम भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित, द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित, और द्वितीय संस्करण का प्रथम 2 भागों का प्रकाशन 1870 ईस्वी में, तीसरा भाग 1871 ईस्वी में। प्रकाशक है द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड कहने का मतलब विदेश में प्रकाशित हुआ, क्योंकि ये विद्वान भी विदेशी हैं, फ्रेंच विद्वान हैं, इसलिए यह फ्रेंच भाषा में रचित है। किस भाषा में रचित है? फ्रेंच भाषा में है। इसमें कुल 738 रचनाकारों को स्थान दिया गया है। 738 रचनाकार इसमें हैं, जिसमें 72 हिंदी के हैं। हिंदी के 72 हैं। इस रचना में कुल 24 अध्याय हैं। यह वर्णानुक्रम पद्धति में है। इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसमें हिंदी के पहले कवि के बारे में भी कोई विचार नहीं किया गया। मौलवी करीमुद्दीन ने इसके प्रथम 2 भागों का अनुवाद फारसी भाषा में किया, जो कि 1848 ईस्वी में। तो क्रमशः है पहला तबकात ससुरा तजकिरा ई सूराई हिंदी। मौलवी करीमुद्दीन द्वारा अनुदित ग्रंथ में रचनाकारों की संख्या 1004 थी। जो मौलवी करीमुद्दीन ने अनुवाद किए, तो इसमें रचनाकारों को 1004 रचनाकारों को स्थान दिए हैं। हिंदी के रचनाकारों की संख्या 60। इसमें हिंदी के 60 रचनाकार ही हैं। और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गार्शा द तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया। तो गार्शा द तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद हिंदी में कर दिया कौन? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से 1953 ईस्वी में। इसमें कुल रचनाकार हैं 358, हिंदी के रचनाकार 220। कुल 358, हिंदी के 220 ये लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है, जो हिंदी में अनुवाद कर दिए हैं। तो कुछ प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है गार्शा द तासी रचित इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास। अगर हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास पूछा जाएगा तो शिव सिंह सेंगर रचित शिव सिंह सरोज है। सही अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास तो शुक्ल रचित हिंदी साहित्य का इतिहास से। अब दूसरा है ठाकुर शिव सिंह सेंगर शिव सिंह सरोज, जो कि हिंदी में है। ये हिंदी में है और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है हिंदी में। प्रकाशन है 1883 ईस्वी। प्रकाशक संस्था है नवल किशोर प्रेस लखनऊ। शिव सिंह सरोज कहाँ से प्रकाशित है? नवल किशोर प्रेस लखनऊ। हिंदी में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। कुल रचनाकार 1003, हिंदी के रचनाकार 769 हिंदी के रचनाकार हैं और टोटल 1003 हैं। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया इसमें।
पुष्य पुंड्र को हिंदी का पहला कवि माना। पुष्य पुंड्र को पहला कवि कौन माना? शिवसिंह सेंगर ने शिवसिंह सरोज में। वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है। संशोधित व परिवर्धित 1888 में प्रकाशित। अगला है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अगला नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन का। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इनका ग्रंथ है। यह इतिहास ग्रंथ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में प्रकाशित। 1888 में सबसे पहले तो 1888 में एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ। कहाँ से? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में प्रकाशित। एक पुस्तक के रूप में 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पुस्तक के रूप में 1889 में हुआ और विशेषांक के रूप में 1888 में प्रकाशित हुआ था। कहने का मतलब पुस्तक के रूप में 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कालानुक्रम पद्धति में लिखने वाले पहले इतिहासकार हैं। कालानुक्रम पद्धति में सबसे पहले ग्रियर्सन ने ही लिखे हैं और इसकी भाषा है अंग्रेजी भाषा में रचित है। ग्रियर्सन ने अंग्रेजी में लिखे हैं। कुल रचनाकार 952 सभी हिंदी के हैं। ये पहले विद्वान हैं जिन्होंने सबसे पहले सभी हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया है। तो इसमें 952 रचनाकार हैं जो कि सब के सब हिंदी के हैं कुल रचनाकार। भक्ति काल को स्वर्ण युग माना। स्वर्ण युग भक्ति काल को माना है ग्रियर्सन ने। यह पहला इतिहास ग्रंथ है जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया है। यह पहला इतिहास ग्रंथ है जिसमें काल विभाजन का प्रयास किया गया है। कहने का मतलब ग्रियर्सन ने काल विभाजन का प्रयास भी किया है। अब अगला है मिश्र बंधु, जिसमें 3 लोग आते हैं, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। तो मिश्र बंधुओं का ये जो ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ, मिश्र बंधु विनोद के नाम से, जो कि 4 भागों में प्रकाशित थे। प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं मिश्र बंधु विनोद का। तो प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में, चौथा भाग 1934 ईस्वी में। प्रकाशन संस्था, प्रकाशक मतलब प्रकाशन संस्था है इसकी नागरी प्रचारी सभा काशी। पद्धति कालानुक्रम पद्धति में है मिश्र बंधु विनोद। कुल रचनाकार 4591, लगभग 5000। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को मुख्यतः 5 युगों में तथा उप विभाजन सहित 8 युगों में बांटा है। हिंदी का पहला कवि पुष्य पुंड्र को माना। तो इन्होंने भी हिंदी के पहले कवि पुष्य पुंड्र को ही माना है। आदिकाल को आरंभिक काल के नाम से संबोधित किया। काव्य कला के आधार पर रचनाकारों की श्रेणियां निर्धारित करने वाले पहले इतिहासकार हैं। तो काव्य कला के आधार पर इन्होंने 3 श्रेणी में बांटे हैं रचनाकारों को। तो उत्तम, मध्यम, सामान्य। यह इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारी सभा काशी की हस्तलिखित ग्रंथ खोज रिपोर्ट समीक्षा के आधार पर लिखा गया। किसके आधार पर लिखा गया? नागरी प्रचारी सभा काशी की हस्तलिखित ग्रंथ खोज रिपोर्ट समीक्षा के आधार पर लिखा गया। शुक्ल के इतिहास का उपजीव्य ग्रंथ है। उपजीव्य ग्रंथ का मतलब आधार ग्रंथ है। शुक्ल के इतिहास का आधार ग्रंथ कौन है? मिश्र बंधु विनोद। शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री मिश्र बंधु विनोद से लिए। शुक्ल ने इसे इतिहास ग्रंथ नहीं बल्कि बड़ा भारी वृत्त संग्रह बताया। शुक्ल इसे इतिहास ग्रंथ नहीं मानते हैं, इसको बड़ा भारी वृत्त संग्रह कहा है।
अब अगला नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 में है प्रकाशित। प्रकाशक संस्था है नागरिक प्रचारी सभा काशी। पद्धति है विधेयवादी। कुल रचनाकार 997, लगभग 1000। 1908 ईस्वी में नागरिक प्रचारी सभा अपने यहाँ हिंदी शब्दकोश लिखने के लिए इनको आमंत्रित किया। तो किनको आमंत्रित किया देखिए, सरयू करण पारिक, हरदेव बाहरी, रामचंद्र शुक्ल को, 3 लोग को। सरयू करण पारिक, हरदेव बाहरी, रामचंद्र शुक्ल को। 1928 में हिंदी शब्द सागर के रूप में, सबसे पहले हिंदी शब्द सागर के रूप में लिखा गया और हिंदी शब्द सागर की भूमिका को लिखने के लिए शुक्ल को सौंपा गया। भूमिका लिखने के लिए शुक्ल को सौंपा गया और आरंभिक नाम भी है हिंदी शब्द सागर की भूमिका, आरंभिक नाम है इसका, इनके इतिहास का, शुक्ल के इतिहास का। हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का आरंभ सिद्ध साहित्य से माना। शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है सिद्ध साहित्य से। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 युगों में बांटा। दोहरा नामकरण, मतलब इनका इतिहास जो है, इनका नामकरण दोहरा नामकरण है। कहने का मतलब एक काल का 2 नाम है, जैसे आदिकाल और वीरगाथा काल, 2 नाम, सभी का 2 नाम है, तो दोहरा नामकरण भी है। एक तो प्रवृत्ति के आधार पर है और दूसरा काल के आधार पर। परिवर्धित संस्करण 1940 में प्रकाशित। इसका परिवर्धित संस्करण 1940 में प्रकाशित हुआ, लेकिन मेन प्रकाशन इसका 1929 में माना जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखे थे। अगला है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 ईस्वी। इन्होंने 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन किया है। कहने का मतलब आदिकाल से भक्त काल तक का ही वर्णन किया है। यह इतिहास ग्रंथ रामकुमार वर्मा ने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे थे, तो उसी समय शोध प्रबंधन के रूप में लिखा। पद्धति आलोचनात्मक है। स्वयंभू को पहला कवि मानने की भूल कर बैठे। कहने का मतलब स्वयंभू को पहला कवि मानने का भूल कर दिए हैं, मतलब स्वयंभू पहले कवि नहीं है लेकिन भूल कर दिए हैं, मान लिए हैं। ठीक है। अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका, 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, 1952 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल, 1953 ईस्वी। और पद्धति है इनकी समाजशास्त्री पद्धति में लिखे हैं। 1229 रचनाकारों का परिचय। कितने रचनाकारों का परिचय है? 1229 रचनाकारों का परिचय। तुलनात्मक पद्धति भी अपनाया है, मतलब इसमें समाजशास्त्री पद्धति के साथ साथ तुलनात्मक पद्धति को भी अपनाए हैं। शुक्ल ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा, द्विवेदी जी ने इन रचनाकारों को आदिकाल की परवर्ती, मतलब बाद की रचना माना। आदिकाल के बाद की रचना माना। जिन रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिए हैं, तो इनको ये नहीं माने, मतलब बताए हैं कि ये आदिकाल उस समय से बाद की रचना है। आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहा। कौन कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला नाम है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि 2 भागों में प्रकाशित है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। प्रथम भाग है 1964, द्वितीय भाग 1965 ईस्वी। ये भाषा वैज्ञानिक पद्धति यानी कि वैज्ञानिक पद्धति में लिखा गया है। शालभद्र सूरी को पहला कवि माना। शालभद्र सूरी को पहला कवि कौन माना? गणपत चंद्र गुप्त। अगला नाम है डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास डॉक्टर नगेंद्र, जो कि 10 खंडों में प्रकाशित है। अंतिम खंड का प्रकाशन 1973 ईस्वी में।
1973 में अंतिम खंड प्रकाशित है इनका, नगेंद्र का। 10वां है, मतलब अंतिम है, नागरिक प्रचारक सभा काशी। नागरिक प्रचारक सभा काशी है। नागरिक प्रचारक सभा काशी ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, किंतु संपूर्ण इतिहास 16 खंडों में ही पूर्ण हो गया। ये प्रकाशित 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, लेकिन 16 खंडों में ही ये पूरा हो गया था। 16 खंडों में ही प्रकाशित हुआ। ठीक है। प्रथम खंड हिंदी साहित्य की पीठिका, संपादक डॉक्टर राजबली पांडे हैं। प्रथम खंड हिंदी साहित्य की पीठिका, संपादक डॉक्टर राजबली पांडे। 16वां खंड है, कहने का मतलब अंतिम, 16वां खंड मतलब अंतिम खंड है, हिंदी का लोक साहित्य। संपादक हैं राहुल सांकृत्यायन। हिंदी का लोक साहित्य, संपादक राहुल सांकृत्यायन, इनका नाम है। सांकृत्यायन लिखते हैं।